लिए रेडी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस की बात भी करेंगे। सबसे पहले आपकी तरफ से जो रिकॉल आ रहा है वो रिकॉल जरूरत है इस बात का कि क्या आप में से किसी ने डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन रिवाइज किया कि नहीं किया। पहली बात देखें, डीपोलराइजेशन लास्ट टाइम जो आपसे जाते जाते बात हुई है, देखें एक एप्टीट्यूड का स्टूडेंट जो आपकी नजर में हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो सेकेंड ईयर पढ़ के बैठा हुआ, ठीक है। अगर आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेड डिफिजन वगैरह पूरी किताबों में, दोनों किताबों में खोल के देखे हैं जितने आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे इंप्रेशन आपका जनरेट होगा। मैंने आपसे उस दिन बात की थी डीपोलराइजेशन मूवमेंट ऑफ सोडियम इनसाइड थ्रू वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ये फैसिलिटेड डिफिजन की आपसे बात हुई लास्ट क्लास में। इसके अलावा आपसे बात हुई है मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आउटसाइड थ्रू वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स, ठीक है, थ्रू वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स। ये कहलाता है आपके पास क्या, ये कहलाता है रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन होती है, रीपोलराइजेशन होती है, ठीक है। ये दोनों स्टेप्स आपके पास कहलाते हैं एक्शन पोटेंशियल के। इसके बाद आपसे बात हुई थी, कि ये आयन सोडियम और पोटेशियम आयन अपनी जगह पर वापस कैसे आते हैं, ये अपनी जगह पर वापस आते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये वापस आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए ये वापस आते हैं थ्रू 1-to-1 ट्रांसपोर्ट होती है, सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट चैनल जो भी मौजूद होगा उससे वापस आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वापस आते हैं। पूरी किताब में जहां जहां एग्जाम्पल्स मौजूद हैं आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आपसे बात करूं, जरा आप लोग अपने अपने जहन को रिकॉर्ड करें, यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं आप सब सेकंड ईयर पढ़ के बैठे हैं। जरा गौर करें, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जब वेसिकल रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बाहर जाता है, तो उससे पहले काम होता है कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, कैल्शियम आयंस की मूवमेंट अंदर की जाने होती है, ठीक है। यहां पर भी आपके पास क्या है, यहां पर भी आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। चले, कहने का मतलब ये है कि जो एग्जाम्पल्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं, ठीक है, जो भी मैं आपको एग्जाम्पल्स रिवाइज करा रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं, उसके रिवीजन के लिए ये जरूरी है कि आप अपने 27 चैप्टर्स या फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जहां जहां आपको ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह की एग्जाम्पल दी है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। चलें, हमेशा के लिए याद रख लें, वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस के जरिए या डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है, यानी उसकी पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। जितना ज्यादा ये टॉपिक आता है इतना ज्यादा मैंने कोई टॉपिक आगे ही नहीं देगा। तो याद रखें, सेल मेम्ब्रेन आपको सोते जागते उठते बैठते आनी चाहिए। आज वेडनेसडे है, जो भी आपका वीकली टेस्ट मंडे वाले दिन प्लान्ड है, ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखें कि आपका सेल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आपको आएगा, और सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा आता है आपसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह, फिर आपसे हम टेबल पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद आइए फर्दर, मैंने आपको मजीद एग्जाम्पल दी थी सक्रोज की ट्रांसपोर्ट की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए फ्लोएम लोडिंग होती है, फ्लोएम अनलोडिंग होती है। एक पढ़ने वाले स्टूडेंट ने क्या किया होगा, कि पढ़ने वाले स्टूडेंट ने ये किया होगा, कम से कम किताब खोली होगी और किताब खोल के ये वाली एग्जाम्पल ढूंढी होगी, ठीक है, सिर्फ मेरे कहने पर रिलाई नहीं किया हो। क्यों? आपको याद करना है, आपको अपने रिफ्लेक्सेस जो है, ठीक है, कितनी जल्दी आप रिकॉल कर सकते हैं, वो रिफ्लेक्सेस जो है वो आपने अपने बहुत ज्यादा जो है वो क्विक कर, जितने आपके रिफ्लेक्सेस क्विक होंगे, जितने आपके रिफ्लेक्सेस क्विक होंगे उतनी ज्यादा जो है आप तेजी से वहां पर पेपर कर सकेंगे, क्योंकि आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 40 सेकंड मिलना है एक सवाल को करने के लिए। चलो, इसके बाद आइए फर्दर, अभी आपसे बात करने जा रहा हूं एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के बारे में, ठीक है। आपसे बात करने जा रहा हूं एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस के बारे में। एक्सोसाइटोसिस, सबसे पहली बात तो ये सोच लें कि एक्सोसाइटोसिस
एक्सोसाइटोसिस कब और कहां होती है? ठीक है, सबसे पहले हम बात सोचेंगे एक्सोसाइटोसिस कब और कहां होती है। तो बहुत से सुन में कि जब आप रोते हैं तो आपके रोने के दौरान जो होती है, आपके रोने के दौरान आपके जो आंसू बाहर आते हैं वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर आते हैं। यानी कि क्या आपके पास ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्राइम, रोने के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्राइम, रोने के दौरान जो है वो आपके पास एक्सोसाइटोसिस होती है। इसके बाद आइए 24 घंटे के अंदर एक्सोसाइटोसिस की और क्या मिसाल है। जिस वक्त आप खाना खाते हैं आपके मुंह में स्लाइवा प्रोड्यूस होता है, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो याद रखिए जितने भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो सारे के सारे एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर फेंके जाते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे एंजाइम जो हैं वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर फेंके जाते हैं। तो during that process there actually what happens, during that process there is actually exocytosis। ठीक है, उस दौरान होती है आपके पास एक्सोसाइटोसिस। तो इसका मतलब यह है कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है उनके रिलीज के दौरान जो है वो आपके पास होती है एक्सोसाइटोसिस। तीसरी मिसाल है आपके पास स्लाइवेशन। ठीक है, तीसरी मिसाल है आपके पास स्लाइवेशन। स्लाइवेशन में क्या होता है? स्लाइवेशन में होता है कि आपके पास पूरे 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1.5 लीटर 1.5 लीटर जो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है 24 घंटे के दौरान। तो 24 घंटे के दौरान जो आपके पास 24 घंटे के दौरान जो आपके पास स्लाइवा प्रोड्यूस होता है वो स्लाइवा जो है आपके पास एक्सोसाइटोसिस के जरिए प्रोड्यूस होता है। अच्छा, चलिए इसके बाद आपसे बात करने जा रहा हूं फर्दर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लाइवेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लाइवेशन क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लाइवेशन तकरीबन 1.5 लीटर के करीब स्लाइवा जो रिलीज होता है। जब 1.5 लीटर के करीब स्लाइवा रिलीज होता है तो दौरान जो होती है उस दौरान होती है एक्सोसाइटोसिस। ये देखिए, ये आपके पास एक सेल है जिसका न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर मौजूद है आपके पास गोल्गी बॉडीज। ठीक है, ये मौजूद है आपके पास गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडी से मुख्तलिफ किस्म के पैकेट्स निकले, पैकेट्स निकलने के बाद मेम्ब्रेन के करीब आए। फॉर एग्जाम्पल इस पैकेट के अंदर स्लाइवा मौजूद है। अगर अभी आप तसव्वुर करेंगे योर माउथ वाटर, आपके मुंह में अगर पानी जमा होता है तो ये पानी एक्चुअली निकलता कैसे है? इस वेजाइकल के अंदर जो कंटेंट है स्लाइवा वगैरह है ये बाहर हो जाता है। यहाँ पे मेम्ब्रेन की ब्लॉक होती है, तो मेम्ब्रेन की ब्लॉक होती है, सारे कंटेंट बाहर जाते हैं। तो ये जो स्लाइवा आपके पास रिलीज हो रहा है ये किसके जरिए रिलीज हो रहा है? ये एक्सोसाइटोसिस जो है उसके जरिए रिलीज हो रहा है। ठीक है, दिस एक्चुअली रिलीजेस बाय व्हाट? दिस एक्चुअली रिलीजेस बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये रिलीज हो रहा है। चलिए, तो कभी भी बेटा आपके पास एक्सोसाइटोसिस पूछा जाए
ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि ये जो एक्सोसाइटोसिस है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्यों नहीं हुई, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए क्यों नहीं हुई। तो एक्सो और एंडोसाइटोसिस आमतौर पे वहां पे आपको देखे जाते हैं जहां पे चीजें जो है वो एक बल्क में मूव की जाती है, ठीक है, जहां पे चीजें जो है वो एक बल्क में मूव की जाती हैं। अब स्लाइवा जो है वो बल्क में मूव किया जाएगा, तो उसके बल्क में मूव करने के लिए क्या होगा, बल्क में मूव करने के लिए आपके पास, ठीक है, स्लाइवा को बल्क में मूव करने के लिए आपके पास वहां पे होगी क्या, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो हियर इज एक्चुअली व्हाट, हियर इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। चलिए एक्सोसाइटोसिस की बात हो गई, तो रोने के दौरान, डाइजेस्टिव सिस्टम की सिक्रीशंस के दौरान, इसके अलावा आपके पास मुंह से मुंह में धूप आ रहा है या मुंह में डाइजेशन हो रही है, सब के दौरान जो है एक्सोसाइटोसिस हो रही है। इसके बाद में आ रहा हूं आपके पास एंडोसाइटोसिस की तरफ। एंडोसाइटोसिस में आपके पास फैगोसाइटोसिस आता है और पिनोसाइटोसिस आता है, ठीक है। फैगोसाइटोसिस आता है और पिनोसाइटोसिस आता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास मौजूद है, ये आपके पास मौजूद है एक अदर फैगोसाइट जिसका नाम है न्यूट्रोफिल। ये इसके पास मौजूद है एक अदर बैक्टीरियम। ये क्या करेगा, ये इसके लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जनरेट करेगा और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जनरेट करने के बाद ये इसको अंदर ले लेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, हम इसको नाम दे रहे हैं दिस इज व्हाट, फैगोसाइटोसिस। And this is a type of what? This is a type of endocytosis. ये आपके पास किसकी टाइप है, ये आपके पास टाइप है endocytosis. This is the type of what? This is the type of endocytosis. Endocytosis की एक पहली टाइप है आपके पास phagocytosis. Phagocytosis, phagocytosis. अब इस मुनासबत से आपको कम से कम इतनी बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में सिर्फ दो ही तरह के फैगोसाइट्स मौजूद है, ठीक है। हमारी बॉडी में सिर्फ दो ही तरह के फैगोसाइट्स मौजूद हैं। एक आपके पास जो फैगोसाइट मौजूद है वो आपके पास है न्यूट्रोफिल, ठीक है, और दूसरी जो आपके पास फैगोसाइट की मिसाल है वो आपके पास है मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो वन इज मैक्रोफेजेस एंड द अदर इज, एक मैक्रोफेज मिसाल में आता है और दूसरा आपके पास मिसाल में आता है न्यूट्रोफिल, ठीक है। दीज आर व्हाट, दीज आर द फैगोसाइट्स। चलेंगे इसके बाद आएंगे एंडोसाइटोसिस की दूसरी टाइप जो आपको मिलेगी वो आपको मिलेगी पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस, अगर पिनोसाइटोसिस की एक छोटी सी मिसाल याद करें, फॉर एग्जांपल आपने फ्रेंच फ्राइज खाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने फ्रेंच फ्राइज खाए, जो आपने फ्रेंच फ्राइज खाए तो फ्रेंच फ्राइज के साथ ऑयल लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, फ्रेंच फ्राइज के साथ आपको ऑयल लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंच फ्राइज के साथ जो आपको ऑयल लगा हुआ मिलेगा वो ऑयल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है, ठीक है, वो ऑयल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब होता है, किसके जरिए वो एब्जॉर्ब होता है, पिनोसाइटोसिस के जरिए। दोबारा मेरी बात गौर से सुन लें, द सब्सटेंस टेकन इन बल्क या टेकन आउट इन बल्क, ठीक है, जो चीज अंदर जाएगी बल्क में जाएगी या सेल से बाहर आएगी बल्क में, तो वो आपके पास वहां पे एक्सो और एंडो का वर्ड यूज करते हैं। यहां पर अगर आपसे बात की जाए पिनोसाइटोसिस को, पिनोसाइटोसिस क्यों कह रहे हैं, यहां पे आपके पास लिपिड ड्रॉपलेट्स और स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, लिपिड ड्रॉपलेट और स्मॉल पार्टिकल्स जो है दरअसल एब्जॉर्ब होते हैं। इस वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, इस वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं पिनोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस के अंदर आपको क्या मिलता है, आपको मिलते हैं लार्ज पार्टिकल्स। अब इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि वो कितना बड़ा होगा तो हम फैगोसाइटोसिस का वर्ड यूज करेंगे, वो कितना छोटा होगा तो हम पिनो का वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे आपसे ज्यादा से ज्यादा जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाएगी एक्सो और एंडोसाइटोसिस, ठीक है। चलिए अच्छा इसके बाद आगे फर्दर
देखें कोई सेल मेम्ब्रेन पढ़े और उसको ये ना पता हो कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, तो बेटा गौर से सुन लें कि अगर पानी जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जा रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात तो सुन लें, पानी पोलर है, ठीक है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, डिफरेंस आ रहा है 1.4 डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब है वाटर आपके पास पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। जब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है इसका मतलब ये है कि आपके उसके ऊपर चार्ज है, जब चार्ज है तो इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन इसको जाने नहीं देगी कुछ हद तक, तो होता है ये कि पानी जो है वो सेल मेम्ब्रेन से आके टकराता है, ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए कुछ पानी अंदर चला जाता है, कुछ बाहर रह जाता है, ठीक है, सारा पानी एक साथ अंदर नहीं जा सकता। और सेल मेम्ब्रेन इसलिए कह रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम कर रही है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम कर रही है, और उसके बाद क्या होता है सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तौर पे काम करती है और फिर पानी जो है वो अंदर चला जाता है, ठीक है। तो पानी की जो एंट्रेंस है वो बजाय आपके पास क्या है ऑस्मोसिस के जरिए या डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आपसे बात की सेल मेम्ब्रेन के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की, इसके अलावा जो मजीद आपसे बातें की जा सकती हैं सेल मेम्ब्रेन के हवाले से, लेकिन फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आपको आना चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है। प्लाज्मा में इज अ लिपिड बाइलेयर इन व्हिच वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स फ्लोट लाइक आइसबर्ग इन अ सी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक समंदर की तरह है, ठीक है, जिसमें मुताअद्दिद प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे हैं, बिल्कुल किस तरह जिस तरह समंदर में आइसबर्ग फ्लोट करते हैं, ठीक है, जिस तरह समंदर में आइसबर्ग फ्लोट करते हैं बिल्कुल इसी तरह आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसके प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे हैं। अब वो प्रोटीन जो वो आइसबर्ग से तजवीज़ की गई है, और जो लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड्स हैं उसको समंदर से तजवीज़ दी गई है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर है जिसमें बहुत सारे प्रोटीन फ्लोट करते हैं, बिल्कुल जिस तरह समंदर में आइसबर्ग फ्लोट करते हैं, ठीक है। तो ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल आपको आना चाहिए। इसके बाद आइए आपके पास और आपको क्या चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चीजें ऐसी है कि जब आप एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको उसके अंदर वो चीजें नजर आएंगी। याद रखिए, देखिए मैंने आपसे नहीं कहा कि सिर्फ फॉस्फोलिपिड मौजूद होते हैं, बहुत सारा और दूसरे लिपिड से मौजूद होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है, ठीक है, और भी सारे लिपिड यहाँ पे मौजूद होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं यहाँ पे, बेशुमार चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। चलिए, इसके अलावा अगर ये तो सेल मेम्ब्रेन में और भी बात आती, ठीक है। चलिए आगे बात करने जा रहा हूं, मतलब आपसे नेक्स्ट टू इट इज सेल मेम्ब्रेन के बाद आइए मेम्ब्रेन बाउंडेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बेटा आपसे बात करने जा रहा हूं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाद आपसे मेम्ब्रेन बाउंडेड डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, इसमें सबसे पहले आपसे बात करने जा रहा हूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि पेपर में सवाल आ जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, आप में से आधे से ज्यादा लोग गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इससे सुपरफिशियल पढ़ा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मैंने आपसे कहा सेल जो है वो आपको हर तरह से आना चाहिए, ठीक है, हर तरह से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेपर में आपसे सवाल करते हैं कि किसी ने कोई एंटीबायोटिक खाई, एरिथ्रोसिन खाई, ऑगमेंटिन खाई, पैनाडोल खाई, अब उसकी डिटॉक्सिफिकेशन है, कौन सा ऑर्गेनाइज करेगा, आपको ये तो बता देना लिवर में डिटॉक्सिफाई होगी। आपको अगर आपसे पूछते हैं कि लिवर में डिटॉक्सिफाई होगी, ठीक है,
तो लिवर में डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल मौजूद है, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनेल मौजूद है जो आपके पास उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। तो गौर से सुन लीजिए कि लिवर के अंदर मेडिसिन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है जो कि उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। बजाय आपको लिवर का फंक्शन पता है, डिटॉक्सिफिकेशन में रोल प्ले करता है, लेकिन लिवर के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, तो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो आपके पास क्या करता है, जो आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस करता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस में रोल प्ले करता है। तो पहला इसका काम क्या हो गया, पहला इसका काम हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से आपसे बहुत जितनी बातें पूछी जा सकती है पूछी जाएंगी। कोई भी दवाई का आपसे नाम ले लें, ठीक है, कोई भी दवाई का आपसे नाम ले लें, आप उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में लिवर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रोल को कंसीडर करते हुए आपने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रख करना है। हाँ, अगर बात आती है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो आगे बात आएगी पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने शराब पी है, ठीक है, शराब पीने के बाद, ठीक है, 10 घंटे तक, ठीक है, उसका असर रहा, पीने वाले थे, लेकिन फिर उसका असर खत्म हो गया, तो वो जो डिटॉक्सिफिकेशन हुई उसके लिवर में वो पेरोक्सिसोम ने की, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने नहीं की, ठीक है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का रोल है, ठीक है, दूसरे ऑर्गन की, लेकिन खास तौर पे जो पेरोक्सिसोम होते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में जो है, पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में जो वो नहीं रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आइए दूसरा फंक्शन जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का याद होना चाहिए, स्केलेटल फ्रेमवर्क। स्केलेटल फ्रेमवर्क और फिर सुनिए, किसी इंसान के अंदर बड़ी बड़ी हड्डियां मौजूद हैं, एक सेल के अंदर हड्डियों के तौर पर जो चीज मौजूद है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है। जैन डायग्राम हमने जो सुना है, माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो स्केलेटन बनाते हैं, माइक्रोफिलामेंट दरअसल स्केलेटन बनाते हैं, वो सब जगह अपनी जगह पर स्केलेटन वगैरह बनाते, ठीक है, वो सब के सब अपनी जगह पर स्केलेटन बनाते। लेकिन आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपके पास स्केलेटल फ्रेमवर्क जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो स्केलेटल फ्रेमवर्क में आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल। तीसरा रोल जो आपके पास है वो आपके पास है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है, ये देखिए, ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर से, सेल के न्यूक्लियस के अंदर से राइबोसोम्स को अगर बाहर लाना होगा, सेल के न्यूक्लियस के अंदर से अगर राइबोसोम्स को बाहर लाना होता है, तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम्स जो है वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए बाहर आते हैं, ठीक है। दे मूव आउटसाइड थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर कनेक्टेड है आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कैल्शियम को अगर अंदर आना होता है तो कैल्शियम जो है वो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए अंदर आ सकता है, ठीक है। कैल्शियम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए अंदर आ सकता है, ठीक है। तो एंट्रेंस यहां पे आपको मिलेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट इसका चौथा जो रोल है, जरा और से सुनिएगा, आप जितने भी बैठे हुए जरा और से सुनिएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स हैं,
यहाँ मेरे पास तकरीबन 150 पार्टिसिपेंट्स एडेड है जूम के अंदर, जो मुझे नंबरिंग नजर आ रही है। ये 150 के 150 जरा सोचें अपने ध्यान में कि लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स कौन से हैं, पहले ये गौर करें। आपके ध्यान में सबसे आगे हुई होगी, यहाँ पर बताना चाहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स में ज्यादा होते हैं। तो जरा अपने ध्यान में पहले ये तो सोच लें कि लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स कौन से। अब लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स के नाम जानने के लिए सबसे पहले आपको चैप्टर 3 सेकेंडरी एंडोक्राइनोलॉजी की तरफ मूव करना होगा। सेकेंडरी चैप्टर 3 एंडोक्राइनोलॉजी में आपके पास लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल में जहां पे लिपिड हार्मोन बन रहे हैं, जहां पे एड्रीनल कॉर्टेक्स है, वो क्या बनाता है, कॉर्टिसोल बनाता है, लिपिड हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन है, लिपिड हार्मोन है। इसके अलावा आपके पास ठीक है ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये सारे लिपिड हार्मोन हैं। तो जितने भी लिपिड हार्मोन है आपके पास, ठीक है, जितने भी लिपिड हार्मोन हैं ये दरअसल मौजूद होते हैं लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स के अंदर। ठीक है, ये बेटा मौजूद होते हैं लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स के अंदर। तो वहां तमाम जगहों पे आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगे। ठीक है, सबको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप है, स्मूथ और एक डार्क। ठीक है, बात आगे आगे याद करने वाली बात है कि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्चुअली कहां मौजूद होता है। ठीक है, कि एक्चुअली जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दरअसल आपको मिलेंगे तो कहां मिलेंगे। ठीक है, तो ये दरअसल आपको पता होनी चाहिए बात कि किस जगह पे मौजूद है। दूसरी जो आपके पास साइड मौजूद है, ठीक है, दूसरी जो आपके पास साइड मौजूद है तो आपके पास है प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स के अंदर मौजूद होता है कि आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहां पर अगर आपको गौर करें, राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्रीज है। ठीक है, आप में से सब बच्चे सेकेंड ईयर पढ़ के आ रहे हैं, उनको एक बात छोटी सी ये पता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन कैसे बनाते हैं, एक एक अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ते हैं। जब एक एक अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ते हैं तो आपस में जोड़ने के बाद क्या होता है, बड़ा धागा बन जाता है। अच्छा, अब गौर से सुनिएगा कि मैसेंजर आरएनए की मदद से एक एक अमाइनो एसिड को जोड़ना और एक धागा बनाना प्रोटीन का, ये किसकी जिम्मेदारी है, एक धागा बनाना प्रोटीन का की जिम्मेदारी आपके पास राइबोसोम। अब गौर से सुन लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इन कई धागों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, इन कई धागों को आपस में जोड़ता है और आपस में जोड़ने के बाद क्या करेगा, आपस में जोड़ने के बाद एक बड़ा प्रोटीन बना देगा। आप सबका विजन बहुत ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए, जरा याद करें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर में आपने एक बात पढ़ी है, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 धागे होते हैं। मेरे ख्याल से हर बच्चे को ये पता है कि हीमोग्लोबिन में 4 धागे होते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसमें 4 धागे होते हैं। जो 4 धागे हैं वो आपस में जुड़ेंगे कैसे, जो 4 धागे हैं वो आपस में जुड़ेंगे कैसे, वो आपस में जुड़ेंगे, कौन जोड़ेगा उसको, उसको जोड़ेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको जोड़ेगा और क्या करेगा, हीमोग्लोबिन का प्रोटीन बना देगा। ठीक है, उसको हीमोग्लोबिन का जो प्रोटीन है वो बना देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपके पास एक प्रोटीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो और से समझिए सारे के सारे, मेरे ख्याल से मैं आपको इस लेवल पे ये बताता अच्छा नहीं लगूंगा। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, आप सेकंड ईयर के अंदर उसके इतने स्टेप्स पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, इस बार जो आपकी तरफ तवज्जो तलब वाली बात है वो ये बात है कि भाई वो जो प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं वो इंडिविजुअल धागे बना के छोड़ देती। अब उन धागों को आपस में जोड़ता कौन है, धागों को आपस में जोड़ने की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोटीन सिंथेसिस जो है, ठीक है, जो टर्शियरी कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर वगैरह जो बनाते हैं, यानी कि जो बड़े प्रोटीन्स बनाते हैं, वो बड़े प्रोटीन्स कब बनते हैं, वो बड़े प्रोटीन्स आपके पास बनते हैं
किस तरीके से? वो बड़े प्रोटीन आपके पास बनते हैं इन्हीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से, ठीक है। सो दिस हेल्प्स इन द लिपिड सिंथेसिस and this helps in the protein synthesis, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस में रोल है इसका और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इसका रोल, ठीक है। ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम और होते हैं, और क्या काम हो सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है। और करें अपने ध्यान में जरा बेटा रिकॉल करें। सेकंड ईयर के अंदर आपने पढ़ा है चैप्टर 2 के अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपने नाम सुना होगा। आप में से जितने भी 100-150 स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं गौर करें, मैंने आपको जो फंक्शन बताए हैं इनमें से आप आज के टेस्ट में तो ये सारे फंक्शन नहीं पूछ रहे, पता क्या फंक्शन पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम स्टोरेज भी होगा, ठीक है। वो लोग स्टोरेज वाला फंक्शन पूछ लेते हैं आप के टेस्ट। अब आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम है स्टोरेज। वो किस चीज की स्टोरेज में रोल प्ले करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दरअसल आपके पास कैल्शियम की स्टोरेज में रोल प्ले करता है, ठीक है। दिस हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। तो यहां पर आपके पास फोर्थ फिफ्थ फंक्शन के बाद जो सिक्स फंक्शन आपके पास है वो आपके पास है स्टोरेज। मैं और इसकी वजाहत करता हूं। जब आपने स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म पढ़ा होगा तो आपने एक बात पढ़ी होगी कि GTUs जो होते हैं उससे मैसेज या आयन वगैरह की जब ट्रांसपोर्ट होती है तो वो अपने GTUs अपने फुट प्रोसेसेस उठा लेते हैं जो सुराखों पे रखे होते हैं, जिसके जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सुराखों पे रखे होते हैं। जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सुराखों पे वो रखे हुए होते हैं, ठीक है, जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सुराखों पे वो रखे हुए होते हैं तो इससे क्या होता है? उसमें से कैल्शियम निकल के बाहर आता है, ठीक है। उसमें से कैल्शियम निकल के बाहर आता है। जब कैल्शियम निकल के बाहर आता है तो दरअसल कैल्शियम उसके अंदर स्टोरेज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वो कैल्शियम जाके जुड़ता है, आपको याद है दोनों चीजें जाके जुड़ता है। उससे क्या होता है? आपके पास स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। बहुत आगे तक बता रहा हूं आपको, सिर्फ यही स्टोरेज का फंक्शन याद कराने के लिए स्टूडेंट्स ये सवाल गलत करके आ रहे हैं स्टोरेज वाला। अब आप जरा और कहें कि जब मसल रिलैक्स होता है तो यही कैल्शियम बेटा वापस जाता है इसके अंदर, यही कैल्शियम वापस जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। तो दरअसल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम की स्टोरेज भी होती है, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिर्फ पढ़ाने के लिए अगर मैं एक हफ्ता भी करूं तो कम है, इतना ज्यादा इसका इसकी डिटेल। आप कहेंगे सर आप मजाक कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है। इस मुख्तलिफ किस्म के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं कि वो फलां मेडिसिन को जो है वो फलां मेडिसिन को डिटॉक्सिफाई करेगा, वो फलां को करेगा, वो फलां को करेगा, इस मेडिसिन के साथ यही मेडिसिन लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो लोग फार्मेसी पढ़ते हैं, ठीक है, जो लोग फार्मेसी पढ़ते हैं उनको सब बातें याद कराई जाती हैं कौन सा एंजाइम सिस्टम कब अफेक्टेड होगा, तो इस मेडिसिन के साथ ये मेडिसिन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। बहुत लंबी डिटेल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। मैंने आपको, आप लोग छोटे छोटे में बस आप चंद बातें याद रखें जो मैंने अभी आपसे बातें की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड। ये पहला मैंने आपको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो है वो आपको बता दिया है, ठीक है। पहला मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलें, जिस वक्त आप लोग क्वेश्चन वगैरह करेंगे मैं आखिर में आपको इंशाल्लाह मौका दूंगा, ठीक है। मैं आखिर में आपको मौका दूंगा, ठीक है, कि आप सवाल करें तो उस वक्त कोई और फंक्शन अगर आपके ध्यान में होगा तो आप पूछ सकते हैं उसके बाद, ठीक है। चलें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में ठीक है आपसे बात होगी। ठीक है, इसके बाद आगे बात करने जा रहे हैं आपसे नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद आ रही है
देखिए जब भी बेटा आप मेरे सामने यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठें, ठीक है, जब भी आप मेरे पास यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठेंगे तो एक चीज को आप मेक श्योर कर लें कि मैं आपको ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि आप पढ़े लिखें, ठीक है। जब तक आप इस चीज को अज्यूम नहीं करेंगे, आपके जहन में आएगा कुछ लोगों के नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं टॉपिक, तो बेटा बात सारी है कि आप सारे सेकंड ईयर से ऑलमोस्ट अभी एग्जाम नहीं हुए लेकिन आप ये सारी चीजें पढ़ के बैठे हुए, अगर मैं आपको जहां से आप थे उससे आगे नहीं लेके जाऊं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं तो आप मंजिल तक अपनी कैसे पहुंचते हैं, मुझे ये बताएं। कहना क्या चाहता हूँ, कहना ही चाहता हूँ, मुझे अगली बात आ रही है, जरा गॉल्जी बॉडी में बैठे बैठे सारे रिकॉल कर लें कि गॉल्जी बॉडीज की तरफ में आ रहा हूं कि गॉल्जी बॉडीज है उसका क्या फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल्जी बॉडीज, ठीक है, कि गॉल्जी बॉडीज है उसका फंक्शन दरअसल क्या होता है, अपने जहन में आप बेटा रिकॉल करें। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल्जी बॉडीज, गॉल्जी बॉडीज को हम गॉल्जी बॉडीज कहते हैं सर कैमिलो गॉल्जी के नाम की वजह से, ठीक है। अच्छा आप ऐसे किसी ने कुछ कॉपी करना है 2 मिनट दे दूं, कॉपी भी कर लें, मैं हट जाता हूं बोर्ड के सामने से। मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहला लिखा है डिटॉक्सिफिकेशन, उसके बाद दूसरा लिखा है स्केलेटल फ्रेमवर्क, तीसरा लिखा है ट्रांसपोर्ट, चौथा लिखा है लिपिड सिंथेसिस, पांचवा लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस, छठा लिखा है मैंने स्टोरेज, ठीक है। और मैं आगे से बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से बता रहा हूं, कुछ लोग पता है क्या समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रोटीन लेवल इस वजह से आपके पास, इस वजह से आपके पास हो रहे हैं, इस वजह से आपके पास उसकी सरफेस पे राइबोसोम होते हैं, इस वजह से वो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस पे रोल प्ले करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसकी सरफेस पे मौजूद है तो वो अपनी जगह है, ठीक है, तो वो अपनी जगह पे, लेकिन दरअसल आपके पास प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना प्रोटीन सिंथेसिस के जुमरे में नहीं आता, उसके अपने अंदर जो मैट्रिक्स वगैरह मौजूद होता है वो प्रोटीन के धागों को आपस में जोड़ता है। जब हीमोग्लोबिन बनाना होता है तो उसमें आयरन भी ऐड करता है, याद रखिए हीमोग्लोबिन में आयरन भी होता है, उसको उसके अंदर आयरन भी ऐड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आयरन ऐड करने के बाद क्या करेगा, आयरन ऐड करने के बाद जो है फिर फाइनल हीमोग्लोबिन बना देगा। चलिए इसके बाद आइए फर्दर, नेक्स्ट टू इट इज, मुझे आपके रेस कर रहे हैंड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, मेरी स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है, इंशाल्लाह आपसे क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टू इट इज आपसे बात करने जा रहा हूं गॉल्जी बॉडीज के बारे में। अगर आप में से किसी एक का सवाल ले लूं, चले हैंड रेस किया हुआ हुजैफा ने, हुजैफा से सवाल ले लेते हैं। वालेकुम सलाम सर, ये जो आपने फंक्शंस बताए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इसमें जो लिपिड सिंथेसिस है वो समझ नहीं आया। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस तो ठीक है, लिपिड सिंथेसिस कब हुआ, कैसे हुआ, ये समझ नहीं आया। आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात ये बता दें, लिपिड हार्मोन्स के नाम बताओ। सर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और स्टेरॉइड्स वगैरह यही होते हैं लिपिड्स। ये हमारे जिस्म में कहाँ बनते हैं? सर टेस्टोस्टेरोन तो टेस्टिस में बनते हैं, प्रोजेस्टेरोन तो एस्ट्रोजेंस वगैरह ये ओवरीज में बनते हैं। बिल्कुल सर। अब तो बेटा बस सिर्फ सिंपल सी बात है, तुमने जवाब भी खुद ही दे दिया कि जो ओवरीज एंडोक्राइन ऑर्गन है, जाहिर बात है उसके सेल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो मौजूद होंगे ना, ठीक है, बिल्कुल, वहीं पे उनकी फॉर्मेशन होती है, खत्म हो गई बात, और क्या चाहिए। अच्छा, सही 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 समझ। एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, दो पोर्शंस हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरोन बनाता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, इसके अलावा एल्डोस्टेरोन बनाता है, ठीक है, कॉर्टिसोल भी बनाता है। अब ये है कि उसके अंदर जो है, ठीक है, वो जो सेल्स हैं वो सेल्स क्या करेंगे, वो सेल्स जो है वो आपके पास बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखेंगे और वो ये हार्मोन्स बना देंगे,
अगर एडिनल मेडुलर की बात करूं तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बनाते हैं, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन लिपिड तो नहीं होते ना, वो तो मॉडिफाइड अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। सही है। वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको नहीं बनाएंगे, बल्कि उसको जो, क्योंकि वो प्रोटीन है, मॉडिफाइड प्रोटीन है, तो वो दरअसल आपके पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो उसको बना देंगे। अच्छा सही है। आपने सिर्फ ये सोचना है कि दरअसल जो हम लिपिड्स की बात कर रहे हैं, आप लिपिड का जो भी नाम है, ठीक है, वो लिपिड दरअसल एक्चुअली कौन सा है, तो फिर जो ठीक भी है, सेल होगा उसको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं अभी बाद में ये लेक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, इंशाल्लाह मैं आपको सवालात का मौका दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इसके बाद आगे गॉल्गी बॉडीज के बारे में आपसे बात करूं। अच्छा देखिए, गॉल्गी बॉडीज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो आप उसको बनाते हुए देखें। देखें, कोई आपसे ये कहे कि गॉल्गी बॉडीज बनाते हुए तो रस्सी क्या करे, तो बेटा कम से कम 4 ट्यूब्स आपको जरूर बनानी है। एक गुच्छे में 4 से 10 ट्यूब्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ आगे पीछे भी छोटी छोटी बना सकते हैं, लेकिन एक गुच्छे के अंदर, इसको कहते हैं एक स्टैक, एक गुच्छे के अंदर, एक गुच्छे के अंदर कम से कम 4 से 10 ट्यूब्स मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। एक गुच्छे के अंदर कम से कम 4 से 10 ट्यूब जो है वो मौजूद होनी चाहिए, तो हम कहेंगे गुच्छा जो है वो गॉल्गी बॉडीज का तैयार हो, ठीक है। अच्छा, अब यानी जरा गौर से आगे बात, गॉल्गी बॉडीज के बारे में आपसे बात हो रही। सबसे पहली बात ये आती है कि गॉल्गी बॉडीज एनिमल सेल में ज्यादा होती हैं या प्लांट सेल के अंदर ज्यादा होती है, तो बेटा इसका जवाब में है प्लांट सेल में ज्यादा होती है। अब आपसे कोई रीजन पूछ ले, आसान के टेस्ट में रीजनिंग भी बेटा आती है, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इंटर के एग्जाम दे रहे होते हैं, रीजनिंग उनके पास भी आती है कभी कभार, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि गॉल्गी बॉडीज अगर प्लांट सेल की बात करें तो ज्यादा क्यों होती है, ठीक है। तो सबके ध्यान में जवाब आ रहा होगा, कुछ लोगों के ध्यान में जवाब आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा। तो जवाब सुन रहे कि गॉल्गी बॉडीज में बेटा, गॉल्गी बॉडीज प्लांट सेल में तकरीबन होती हैं, प्लांट सेल के अंदर गॉल्गी बॉडीज तकरीबन होती हैं 10 से 100 के दरमियान, 10 से 100 स्टेट्स हो, और एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर जो गॉल्गी बॉडीज के स्टेप होते हैं वो होते हैं 1 से लेकर 10, ठीक है। 1 से लेकर 10 स्टेप्स मौजूद होते हैं, 1 से लेकर 10 गुच्छे मौजूद होते हैं एनिमल सेल के अंदर, और 10 से 100 के करीब होती है जिसके अंदर 10 से 100 के करीब होते हैं प्लांट सेल के, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि प्लांट सेल में गॉल्गी बॉडी ज्यादा होती है। अब क्यों ज्यादा होती है, ये मेरे बताने का जवाब नहीं है, आपके रिकॉर्ड करने का जवाब। जवाब कहां से मिलेगा, जवाब आपको मिलेगा अगर आपने सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस पढ़ी हुई है, आपने माइटोसिस के अंदर टाइप ऑफ माइटोसिस पढ़ी हुई है, एन एस्ट्रल माइटोसिस, प्लांट सेल के अंदर जो माइटोसिस होती है कराती है एन एस्ट्रल माइटोसिस। एन एस्ट्रल माइटोसिस में जिसमें एस्ट्रल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं होती उसे कहते हैं एन एस्ट्रल माइटोसिस, ठीक है। उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं एन एस्ट्रल माइटोसिस। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर माइटोसिस होती है वो कहलाती है एन एस्ट्रल माइटोसिस। तो एन एस्ट्रल माइटोसिस यानी कि आपके पास उस दौरान जब सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, आप जरा गौर करें, ये रहे प्लांट सेल में जब माइटोसिस हुई तो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद यहाँ पे दरमियान में
में क्या बनती है, यहाँ पे दरमियान में बनती है एक अदद दीवार। ये जो दीवार जिसमें बनती है इसको हम क्या नाम देते हैं, दीवार को हम नाम देते हैं सेल प्लेट। ठीक है, दरमियान में जो दीवार बनती है उस दीवार को हम कहते हैं सेल प्लेट। ठीक है, तो ये जो दीवार बनेगी जिसको हम सेल प्लेट का नाम दे रहे हैं, ये बनती है कौन, ये बनती है गॉल्गी बॉडीज की मदद से। तो गॉल्गी बॉडीज में सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट सेल में अगर गॉल्गी बॉडीज ज्यादा हैं तो उनके ज्यादा होने की एक्चुअली वजह क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद आ जाइए फर्दर, ये देखिए इसकी जो पीछे वाली जगह है, यहां से आपके पास मुख्तलिफ किस्म के पैकेट दाखिल होते हैं और आगे से निकलते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें यहाँ पीछे से दाखिल होती हैं और आगे से निकल आती हैं। इसकी पीछे वाली जो जगह होती है वो कहलाती है सिस फेस, सिस फेस। और इसकी जो आगे वाली जगह होती है ये कहलाती है ट्रांस फेस। ठीक है, इसके पीछे वाली जगह कहलाती है सिस फेस और आगे वाली जगह इसकी कहलाती है ट्रांस फेस। ठीक है, तो वन इज सिस फेस एंड द अदर इज ट्रांस फेस। ठीक है, तो एक सिस फेस है और एक आपके पास है ट्रांस फेस। अब सुनिए जरा क्वेश्चन, मैं अगर आपसे बात करूं डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह जो सीक्रेट होते हैं तो वो सबसे पहले कहां से दाखिल होते हैं, वो सबसे पहले यहां से पीछे वाली जगह से दाखिल होते हैं। उसकी मॉडिफिकेशन होती है गॉल्गी बॉडीज के अंदर, फिर वो आगे से निकल आते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड जब वो हो जाती है तो फिर वो आगे से निकल आते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन होती है, ये मॉडिफिकेशन आपके पास क्या है, ये मॉडिफिकेशन आपके पास कौन करता है, ये मॉडिफिकेशन करता है आपके पास गॉल्गी बॉडीज। ठीक है, this is actually modified by what, this is actually modified by Golgi bodies। तो Golgi bodies क्या करती है, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस करती है रिलीज बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए दूसरा काम क्या है, मैंने आपसे कहा सेल प्लेट फॉर्मेशन एक काम हो गया। ठीक है, एक काम हो गया सेल प्लेट फॉर्मेशन, दूसरा हो गया मॉडिफिकेशन। ठीक है, मॉडिफिकेशन। तीसरी चीज अपने ध्यान में रिकॉल करेंगे, गॉल्गी बॉडीज और क्या करते हैं, गॉल्गी बॉडीज करती है सेल सिक्रीशंस। ठीक है, गॉल्गी बॉडीज करती है सेल सिक्रीशंस, यानी ये जितने सिक्रीटिंग सेल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर पैनक्रियास की बात करूं तो पैनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, ग्लूकागॉन रिलीज करता है, सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है। इसके अलावा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लैक्टेज, ये सब चीजें सीक्रेट करता है आपके पास पैनक्रियास। जितनी भी सीक्रेशन उसमें से रिलीज होती है, ये सारी की सारी सीक्रेशन जो है उसके अंदर गॉल्गी बॉडीज बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से उसके अंदर से रिलीज होती है। ठीक है, all these things are released by what, all these things are released by the Golgi bodies। ठीक है, चलिए चलिए अब मैं आपसे सवाल लेने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे जो भी बेटा हैंड रेज होगा मैं उनसे सवाल लूंगा। ये मलाइका, अस्सलाम वालेकुम मलाइका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी बेटा, खैरियत से हो? जी सर बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स में जो मतलब, मुझे आपकी आवाज बेटा बिल्कुल सही आ रही है, क्या आपको मेरी आवाज और बोर्ड सही नजर आ रहा था? सर थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आ रहा था नजर। ठीक है, आगे बढ़ाइए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो होते हैं तो रिसेप्टर्स जो होते हैं जैसे ब्लड ग्रुप रिसेप्टर्स हैं या RH एंटीजन्स हैं या फिर MHCs हैं, और ये सब क्या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स में आते हैं? जी हाँ, देखिए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की एक बहुत बड़ी वैरायटी है।
इसमें आपके पास जितने भी हार्मोन्स हैं, प्रोटीनस हार्मोन्स हैं, जो कि सरफेस पे जाके कंबाइन होते हैं, वो सारे के सारे एक्सटेंसिव प्रोटीन्स के अंदर आते हैं। उसमें आपके पास अगर हम एमएससी की बात करें या और दूसरे रिसेप्टर्स की बात करें, एक्सटेंसिव जो है वो बस एक आम सा नाम है, जहां सरफेस पे जो भी प्रोटीन बनेंगे वो एक्सटेंसिव आएंगे। एंड इट हैज सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स आपको उसकी मिलेगी। नेक्स्ट सही है। और देखिए बेटा, जो भी आप इसे हैंड रेज करेगा वो ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। मैं मलाइका को फिलहाल अनम्यूट नहीं कर रहा है, जब तक दूसरा सवाल मुझसे पूछ रही है। मैं एक और क्वेश्चन, वालेकुम सलाम सर। बेटा सवाल सर आपने फेगोसाइटोसिस में बताया था कि हमारी बॉडी में दो जगह होती है, एक मैक्रोफेजेस और दूसरी क्या थी वो नोट नहीं हो पाया। देखें, पहली बात तो यह है कि आपने फेगोसाइटोसिस की बात की है। जी सर। आपसे एक बात की थी कि हमारी बॉडी में तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। सर सॉरी मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स आपको पता है कौन कौन सी? और बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, परेशान ना हो, ठीक है। आप शायद ये घबरा रही हैं, मैं आपसे ये करते जी हुए सर। मुझे आप ये बताएं कि व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स में ग्रैन्युलोसाइट्स आते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स आते हैं। जी सर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स आते हैं उसमें ग्रैन्युलोसाइट्स में, व्हाइट ब्लड सेल्स की टाइप। ग्रेन्युलोसाइट्स ओके सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको एक लफ्ज याद नहीं है, आप मुझे एक बात बताएं, आज आप क्या करेंगे? आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर का खोलेंगे और उसमें बेटा आप ढूंढेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं और इओसिनोफिल्स हैं, डायग्राम में बनेगी। यस सर। अच्छा, ये जो आपके पास इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये सामने अगर बैक्टीरिया आता है तो ये बैक्टीरिया के ऊपर अपने एंजाइम रिलीज नहीं करते, बल्कि उसको खा जाते हैं। जी सर। जो बेटा उसको खा जाते हैं तो ये फेगोसाइटोसिस के अंदर आता है। अच्छा, अगर यही बैक्टीरिया जो है वो किसी और व्हाइट ब्लड सेल के सामने आएगा, फॉर एग्जांपल इओसिनोफिल या बेसोफिल के, तो वो इसको खाएगा नहीं, बल्कि क्या करेगा? अपने एंजाइम वगैरह रिलीज करेगा। तो जी सर। खाने के जरिए जो काम करता है वो न्यूट्रोफिल काम करता है, ठीक है। और एक सही है और सर। व्हाइट ब्लड सेल का आपको नाम बताया बेटा, मैक्रोफेजेस, ठीक है। जी सर। कोई भी ना घबराए, मुझे आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बहुत घबरा रही है। बेटा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नहीं सर। मैक्रोफेजेस, MACROPHAGES, मैक्रोफेजेस। ओके सर। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करा होगा कि आपने एक लफ्ज सुना होगा, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जब तक सर्कुलेशन में होते हैं वो मोनोसाइट्स कहलाते हैं, जब वो की जगह पे चिपक जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो मैक्रोफेजेस बनाना शुरू हो जाते हैं। अब मैक्रोफेजेस के पास भी वायरस से बैक्टीरिया मार रहे, आपसे कभी बात है कि भाई जिन जो एस्थमा के मरीज होती हैं उनको फॉरेन ग्रीन्स वगैरह अटैच होती है, उसको इंगल्फ करते हैं। बेटा ये जो जितना भी इंगल्फिंग प्रोसेस है, निगलने का प्रोसेस है, ठीक है, जितना भी इंगल्फिंग प्रोसेस, निगलने का प्रोसेस है, इस तरह से आपके पास फेगोसाइटोसिस के अंदर आता है। ओके सर। अच्छा, अब आप पहले मुझे एक और बात बताएं, क्या बोर्ड पे जो चीज लिखी हुई है, अब जो मैंने देखें बड़े सिंपल सिंपल से वर्ड यूज किए हैं, आपको आज बहुत डिफरेंट नजर आ रहा हो क्योंकि मेरा कैमरा डिफरेंट है। जी सर आज काफी क्लियर है। तो कैमरा आज डिफरेंट है, इत्तेफाक की बात है। लास्ट टाइम मैंने जो कैमरा यूज किया था वो अपने ही लैपटॉप का कैमरा यूज किया था, तो मेरा आप ही लोग चाहिए कि जो कैमरा हमने यूज किया है वो बेहतर है। और असल में आपको बताऊं, अभी तो सेल्फ करने की सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोर्ड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा से बना सकता हूँ, लेकिन डिटॉक्सिफाई कैसे करेगा वो तो डायग्राम होता ही, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा होनी चाहिए। याद रखिए, सेल के अंदर बिल्कुल डूब जाए, आएगा आपको, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, सेल से इतने टेढ़े सवाल आ सकते हैं, मुमकिन है कि आते हैं। सेल नहीं आने का आपको, लेकिन उसमें जितना डूब सकते हैं ना, सेल के अंदर बिल्कुल डूबे, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ। थैंक यू सर। हाथ खड़ा किया हुआ है, मलाइका नहीं खड़ा किया हुआ है। मैं हाथ खड़ा किया हुआ है,
अली मोहम्मद, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद। वालेकुम सलाम सर। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल भाई यार, ऐसा लग रहा है आपको सामने बैठे। चलिए बेहतरीन। सर मेरा पास एक छोटा सा सवाल है, मुझे बोर्ड क्लियरली दिख नहीं रहा, मुझे बता सकते हैं सेल्फ प्लेट के नीचे क्या लिखा है आपने? मैंने सेल प्लेट के नीचे लिखा है मॉडिफिकेशन। ठीक है, मैंने बॉडीज के भी फंक्शन, ठीक है, आप अगर मुझे बॉडीज के फंक्शन बनाना है तो मैंने सेल। अली मोहम्मद, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, गॉल्गी बॉडीज की बेटा फंक्शन क्या क्या होता है? अच्छा, ये लग रहा है कि आपको फिर म्यूट। हाँ जी ठीक मैं है। अरे म्यूट हो गया था जी सर। अरे बेटा, आप मुझे ये बता रहे हैं कि गॉल्गी बॉडीज के फंक्शन क्या क्या होते हैं? हाँ मैं सर समझ गया आप मॉडिफिकेशन से क्या कहना चाह रहे हैं, वो एंजाइम्स को थोड़ा मॉडिफाई करता है बिफोर एक्सोसाइटोसिस। होता क्या है, चीजें जी बन सर। के आती हैं हम्म एंडोप्लाज्म में, हम्म और वो गॉल्गी बॉडीज के अंदर आके जो वो क्या देती है, होता है ना, कोई टॉपिक बनने की पैकिंग नहीं और एक तो कहता है कि चीजें बना देता है एंडोप्लाज्म में, रेटिकुलम बनने के बाद वो गॉल्गी बॉडीज के पास आती है, गॉल्गी बॉडीज क्या करती है और मॉडिफाई करने के बाद वो वहां से, गॉल्गी बॉडीज का बेसिकली काम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस रिलीज बाय एंडोप्लाज्म। ठीक है सर, चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। पहला फंक्शन क्या बताया गॉल्गी बॉडीज का? अगला मैं बताऊं आपको? हाँ मुझे बताएं। सर मैं तो इतना ही जानता हूँ। अच्छा एक बात बताएं, गॉल्गी बॉडीज प्लांट सेल में ज्यादा क्यों होती है? सर नो आइडिया, मैं ए लेवल्स किया है, मुझे इसका कुछ नहीं पता। अच्छा एक बात बताएं, आपने माइटोसिस नहीं पढ़ी आपने? पढ़िए सर। तो बेटा आपने प्लांट सेल में माइटोसिस कैसे पढ़ी? प्लांट सेल में माइटोसिस कैसे होती है? जी सर, स्पेसिफिकली हमने प्लांट सेल की माइटोसिस नहीं पढ़ी, हमने जनरल पढ़ी थी माइटोसिस क्या होती है, क्यों होती है। कोई बात नहीं, आप मुझे कोई फंक्शन बता दें, मैं आपका माइक बंद कर रहा हूँ, सवाल ले लेता हूँ, लेकिन मैं आपका माइक बंद नहीं कर रहा। आप मुझे बताएं गॉल्गी बॉडीज के और क्या काम होती है? ये है रुवाइसा, इनको अनम्यूट कर रहा हूँ। आपका माइक मुसलसल खोल के रखा हूँ ताकि मेरे पास आपका जवाब आ जाए। ठीक है बेटा? ठीक। चले, ये लोवाइजा जो ये मेरे ख्याल से शायद लोवाइजा माइक अपना खोलना नहीं चाह रही। मैं खोल रहा हूँ लेकिन खुल नहीं रहा। मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा, खोलने नहीं। हाँ खुला है तो फिर खोला है कौन? कहाँ गए? मुझे लग रहा है सारे के सारे डर गए कि हमसे सवाल ना कर लें। चले मैं लोवाइजा आपका माइक खोल गया है, सामने कौन? हेलो सर, मेरा सवाल था कि आपने ये क्या मैं स्केलेटन फ्रेमवर्क और ट्रांसप्लांट के बारे में बताया था। मैंने ये लिखा हुआ नोट तो कर लिया था, लेकिन जब आप समझा रहे थे तो नेट का इशू आ रहा था। कोई बात नहीं बेटा, आपको दोबारा रिपीट कर देते हैं। एक बात बताएं, कभी इंसान का ढांचा देखा है? जी आपने इंसान का ढांचा देखा है? जी जी सर, देखा है। हाँ बिल्कुल इसी तरह है कि अगर इंसान के ऊपर से खाल वाल निकाल दी आपने, सिर्फ ढांचा रह गया, अगर किसी सेल में से बाकी चीजें निकाल दें तो और सिर्फ छोड़ने उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखकर बता सकते हैं कि सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। बेटा अली मोहम्मद को मैंने माइक ओपन किया। बेटा आपको मुझे आवाज आ रही है अली मोहम्मद? जी सर, थोड़ी है, क्लियर है थोड़ी, मैं समझ सकता हूँ क्या कह रहे हैं। ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक मिनट, मैं यहाँ पे मेरे पास माइक का ऑप्शन,
ठीक सर है वैसे आप अगर बुरा ना माने, मतलब एक थोड़ा सजेशन है कि अगर हम थोड़ा सेटअप अपग्रेड कर सके ना, क्योंकि अभी भी स्क्रीन इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है और हल्का सा माइक में स्टैटिक है। अब मेरी आवाज सुने आप, क्या मेरी आवाज सही आ रही है? अब आई सही? जी सर। सर आप बोले, मुझे थोड़ी बहुत आ रही है। अच्छा ये बताओ, जो देखते हैं कि एक स्केलेटन जो है, अगर हम इंसान का स्केलेटन इंसान में से निकाल दें, आप उसको देख के पहचान लेंगे ना इंसान का, ये डायनासोर का है। जी जी, डिफरेंस तो हो जाएगा। हाँ, तो बात सारी ये है कि किसी भी सेल के अंदर से अगर आप फिर उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकाल दें, है ये जो सेल है इसकी एक्चुअली शेप रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर शेप है, ओवल है, राउंडेड है, क्या है ये आपको पता? ओके सर। अच्छा, और सवाल मुझसे आप अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो। ट्रांसप्लांट, सर ट्रांसप्लांट का पूछना था। ट्रांसपोर्ट जो है, जरा आप गौर करेंगे राइबोसोम बनते किधर है, न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं कि नहीं बनते? ठीक है, इस बात को पहले सारे सुन लें। आप थोड़ी सी अपनी नॉलेज जो है ना, थोड़ी सी अपनी नॉलेज है वो आपको थोड़ा सा बताओ, न्यूक्लियस आरएनए राइबोसोम बनाता है। अब ये जो राइबोसोम है न्यूक्लियस के अंदर जब बनेंगे तो इनको बाहर तो आना है ना, ये बाहर कैसे आएंगे? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए बाहर है। जी तो ये ट्रांसपोर्ट का काम होती है। ठीक सर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है, मैं माइक आप सवाल पूछता हूं। सर एक और क्वेश्चन भी था। बोलो बोलो। सर वो जो एक आपने डायग्राम बनाई थी प्लांट सेल वाली, सर वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, वो भी मिस हो गया था। प्लांट सेल वाली डायग्राम तो मैंने आज कोई बनाई नहीं है आज की तारीख में, बेटा मैंने सिर्फ सेल बनाया। जी सर, सेल बनाया था, उसमें एक न्यूक्लियस था और मतलब आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाकर शो किया था। तो बेटा आपसे बात कर रहा हूँ, एक्सो और एंडोसाइटोसिस आपका मिस हुआ है क्या? जी सर। आपने एक्सो और एंडोसाइटोसिस सुना था मेरे पास? जी सर, वो थोड़ा सा बीच में मिस होता गया था क्योंकि थोड़ा नेट इशू बहुत ज्यादा आ रहा था आज। बेटा देखिए, सर ने ग्रुप पे एक चीज और भी ड्रॉप की है कि जो इसके लिए गुड क्वालिटी की नेट जो वो जरूरी है। मैं तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी का नेट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और अगर जरा सा भी नेट अगर यहाँ पे डिस्टर्ब होता, हुआ नहीं है, अगर होता तो मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता। ठीक है, ये मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, ये लगता है कि मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता कि यहाँ पे नेट फ्लक्चुएट कर रहा है। मेरे पास एक बार भी लिखा हुआ नहीं है, मैं कंटिन्यूस स्क्रीन को देख रहा था इस चीज के लिए। तो मुमकिन है कि आपकी तरफ की नेट का इशू, क्योंकि आजकल आपको पता है सब लोग घर पे बैठेंगे, तो जी सर। लगता है कि नेट की। अच्छा बेटा, मैंने ऐसा कोई प्लांट सेल बनाया नहीं था, मैंने सिर्फ आपको ये बताया था एक सेल के अंदर जो पैकेट्स होते हैं ना, मिसाल के तौर पे आपके मुंह में स्लाइवा रिलीज हो रहा है, आप थोड़ी देर सोचिए कि आपके मुंह में थूक आ रहा है, तो ये जो है बेटा एक्सोसाइटोसिस के जरिए आ रहा है। अब क्या आपकी ध्यान में आएगा सर ये कैसे आ रहा है? आपकी जो स्लाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पे ये जो दो पैरोटिड ग्लैंड है, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है ये क्या करते हैं, ये रिलीज करते हैं स्लाइवा पैकेट्स बना के, और किसके जरिए रिलीज करते हैं? एक्सोसाइटोसिस के जरिए रिलीज करते हैं। ठीक है, दे रिलीज देयर स्लाइवा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये एक्सोसाइटोसिस के जरिए स्लाइवा जो रिलीज करते हैं। बस मैंने इतनी बात की थी। और एंडोसाइटोसिस में मैंने आपको मिसाल दी थी कि अगर फॉर एग्जांपल उसकी टाइप है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कोई बैक्टीरिया में अगर वो वाइट ब्लड सेल उसको इंगल्फ कर रहे हैं तो फैगोसाइटोसिस के जरिए उसको इंगल्फ कर रहे हैं। और पिनोसाइटोसिस मैंने मिसाल दी थी कि आपने फ्रेंच फ्राइज खाए, उसमें जो तेल लगा हुआ रहेगा, लिपिड लगे हुए रह गए, तो वो आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, आपका जो जीआईटी है, ठीक है, जो आपका जीआईटी है उसके जरिए वहां पे वो एब्जॉर्ब हुआ, और उसके जरिए वो पिनोसाइटोसिस के जरिए एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो मैं ले रहा हूँ, ये आगे साइमन ही साइमन, कैसे आप साइमन? सर आपको आवाज आ रही है मेरी? आप बिल्कुल सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सही आ रही है। सर आपकी आवाज आज आपकी आवाज बहुत वो हो रही है, आज ब्लर हो रही है। तो मैंने पूछना था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पहले जो आपने टॉपिक पढ़ाया था उसमें क्या क्या इंक्लूड था? वो मेरा मिस हो गया टॉपिक। मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेट का इशू आपकी तरफ से भी है, क्योंकि मेरी यहाँ पे जो वॉइस है
यहाँ पे मेरे को होस्ट मौजूद हैं और एक दो लोग, ठीक है, सेंटर के लोग मौजूद हैं, वो मुझे अपडेट कर देंगे कि यहाँ अगर वॉइस कितनी हो रही है। मैं बहरहाल उनसे कंफर्म कर लेता हूँ, शायद आपकी तरफ नेट का इशू होगा। एक मिनट। अच्छा, मैंने उससे पहले बेटा एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस पढ़ा है। जी सर। आपने मिस किया एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस? यस सर, मिस हो गया मेरा। किया उसमें यस सर। जो पार्टिसिपेंट्स वगैरह को हमने ऐड किया, ऐसा हो सकता है कि आपने देर से ज्वाइन किया हो? यस सर, मेरा नेट प्रॉब्लम आ रहा था यहाँ पे। एक मिनट अगर पता करना हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल स्क्रीन से ही नजर आ रही है। चले मैं क्वेश्चन आंसर्स को आगे कंटिन्यू कर देता हूँ सर, ठीक है सर? ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह मजीद जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपसे इंशाल्लाह, ये टॉपिक चल रहा है सर, आप बेसिकली हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, दोबारा इसकी तरफ आएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। मजीद और बेहतरी के साथ आपसे नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी। मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर।